जय हिंद बच्चों, आप सभी को एजीरेट जेएमएस 144 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं विनीत कुमार। आज हम झारखंड विदेश परिषद क्लास 10th 2024 के परीक्षार्थियों के लिए शर्मा गैस लेकर आया हूं, जो कि 2024 में पूछने की संभावनाएं हैं। 3 लेक्चर पीछे लेकर आया था, जो चौथा लेक्चर है। जो इसमें इस खंड में कुल 6 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा, जिसमें से यह प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित दिए जाएंगे। यानी एक प्रश्न सही करने पर 5 नंबर मिलेगा, जो लास्ट लेक्चर होगा। अगर पहला 47वां क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का रेखाचित्र चित्र बनाइए, जो एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट एकदम वीवीआई है, आने की संभावना ही रहता है यह क्वेश्चन। इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में सिलपट रिंग का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसका सिद्धांत पूछ लेता तो सिद्धांत लिखेंगे, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। यदि चालक घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार एक निश्चित दिशा में घूमने लगता है। इसका बनावट होगा, नाल चुंबक के दो ध्रुव के बीच धुरी के चारों ओर चालक तार की यातायात कुंडली लिपटी रहती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। चालक तार का एक छोर अर्धरिंग पी तथा दूसरे छोर अर्धरिंग क्यू के जुड़ा रहता है। अर्धरिंग पी एवं क्यू क्रमशः ब्रोस एक्स तथा वाई से स्पर्श करते रहता है। विद्युत एक्स से प्रवेश करके बिंदु वाई से निकलती है। इसकी बनावट यहाँ पे देखिए, इसका चित्र दिखाया गया है। अब इसका कार्य हो जाएगा, जब कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती हो तो कुंडली की समांतर भुजाएं पर एक बल कार्य करता है, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिससे आर्मेचर घूम जाती है। आधा घूमने के बाद पी का संपर्क वाई से और क्यू का संपर्क एक से हो जाता है, जिससे धारा की दिशा उलट जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर में कुंडली में धारा की दिशा बदलती रहती है एवं कुंडली लगातार एक दिशा में घूर्णन करती रहती है और मोटर अपना कार्य करना शुरू कर देता है। विभक्त वलय एक दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। कुंडली के प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद एक विभक्त वलय धारा की दिशा को पुनः वापस कर देती है तथा कुंडली के को एक समान रूप में घूर्णन के लिए प्रेरित करती है। इसका कार्य यह है। इसका चित्र बनाने से क्या होता है कि एग्जामर चेकर अच्छे नंबर देता है। अगला क्वेश्चन जो है 48वां क्वेश्चन जो होगा, 48 क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों का समानांतर संयोजन क्या है? समानांतर में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वक संयोजन। तो जी पार्श्वक संयोजन क्या है? तो इसका आंसर जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक संयोजन कहते हैं। चित्र में 3 प्रतिरोध जिसमें R1, R2, R3 पारस्परिक में जोड़े गए हैं, जो भी विभवांतर पर है, और इसमें I1, I2 और I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुल धारा I तथा तुल्यात्मक प्रतिरोध R है। ओम के नियमानुसार ओम के यानी I बराबर होता है सूत्र V बटा R। यहाँ से I1 बराबर हो जाएगा V बटा R1। इसी तरह I2 बराबर हो जाएगा V बटा R2। इसी तरह I3 बराबर हो जाएगा V बटा R3। तो कुल धारा यानी I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। या यहाँ से I1 के मान दिया था V बटा R, तो I1 की जगह लिखेंगे V बटा R बराबर। I2 के मान दिया था V बटा R2, तो यहाँ V बटा R2 लिख जाएगा। I3 के मान दिया था V बटा R3, तो V बटा R3 लिखा जाएगा। यहाँ से V बटा 1 बटा R हो जाएगा। यहाँ से 1 बटा R1 प्लस हो जाएगा, 1 बटा R2 हो जाएगा, 1 बटा R3 हो जाएगा। अतः समांतर क्रम संयोजन में संतुलात्मक प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। अगला 49वां क्वेश्चन है कि आयनिक आबंध क्या है? आयनिक यौगिक के गुणधर्म लिखे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O को निर्माण को दिखाइए। इसका आंसर हो जाएगा आयनिक आबंध यानी क्या है? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा बने आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं।
इसका आयनिक आवंत के गुण, तो आयनिक आवंत के गुण होता है पहला गुण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। दूसरा इसका गुण होगा आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। तीसरा गुण है आयनिक यौगिक जल में घुलनशील तथा किरोसिन पेट्रोल में अघुलनशील है। और इसका चौथा गुण है आयनिक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O का निर्माण, इसका निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ पे Na2 दो गो है, तो यहाँ पे दो का यूज किया गया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर Na2 यहाँ पे O, यहाँ पे -2 का यूज किया गया और अभिक्रिया करके Na+2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 माइनस बाहर निकाल देगा, इसलिए Na2O बन जाएगा। अगला 50वां क्वेश्चन है, मिसेल क्या है? साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। इसका आंसर हो जाएगा साबुन का हाइड्रोकार्बन समूह जो जलप्रिय होता है, जल में घुलकर कोलाइड आकार के कण बनाते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं। और इसका साबुन की सफाई प्रक्रिया बताना था, तो साबुन की सफाई प्रक्रिया, जब अपमार्जक या साबुन को जल में घोला जाता है तो उसके अणु अनेकों मिसेल का निर्माण करते हैं। इस मिसेलों में अपमार्जक अणु के हाइड्रोकार्बक भाग यानी पूंछ, जो कि जल विरोधी होते हैं, शोषण में प्रयुक्त सामग्री के तैलीय गंदगी से चिपक जाते हैं, जबकि इनका आयनिक भाग यानी सिर होता है, जो कि जलरागी होता है, जल को आकर्षित करता है। जब जल को हिलाते हैं तो तैलीय गंदगी ऊपर उठने का प्रयास करती है, जिससे यह अनेक छोटे हिस्सों में बँट जाती है। इस छोटे हिस्सों के अपमार्जक के अणु चिपक जाते हैं। इस प्रकार जल की ओर आकर्षित भाग इस तैलीय गंदगी को खींचकर जल में पहुँच देता है और कपड़े सामग्री से तैलीय गंदगी दूर हो जाते हैं। अगला 51 क्वेश्चन है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय के दोहरे परिसंचरण को समझाइए। तो इसका चित्र बनना है। यहाँ पे मानव हृदय का यहाँ पे चित्र बनाया गया है। ऐसा चित्र बनाना होगा एग्जाम में, इसका ही इससे फुल नंबर मिलेगा। इसका दोहरा परिसंचरण को समझाना था, तो यहाँ से लिखा गया कि मनुष्य में रक्त को एक बार शुद्ध अवस्था में और एक बार अशुद्ध अवस्था में अर्थात 2 बार हृदय से होकर गुजरना पड़ता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और इसका है कि शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। हृदय उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फुफ्फुस में भेज देता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। इस प्रकार ऑक्सीयुक्त रक्त पुनः हृदय में आता है, जिसे पंप कर हृदय शरीर के अंग में पहुंच देता है। दोहरे रक्त परिसंचरण में से शरीर में उच्च दक्षतापूर्वक ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। इसमें हमारे शरीर को निरंतर ऊर्जा प्राप्त रहती है। अगला जो 52 है क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग को कैसे पता चला कि पहला जो करा कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। दूसरा विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप में वंशागुणत होते हैं। मेंडल का ये सब प्रयोग बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लक्षण प्रभावी अथवा प्रभावी होते हैं। मेंडल ने आनुवंशिकता की प्रक्रिया को समझाने के लिए मटर के पौधे पर प्रयोग किया। उसने मटर के पौधे की 2 प्रजाति लंबे पौधे एवं बौने पौधे लिए तथा लंबे पौधे को टीटी से तथा बौने पौधे को छोटा टीटी से दिखाया। मटर के लंबे पौधे यानी स्मॉल टीटी तथा बौने पौधे जो छोटा छोटा टी था, टीटी में परागण के द्वारा उत्पन्न पौधे लंबे, एक बड़ा टी एक छोटा टी पाए गए। लेकिन जब कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधे का स्वपरागण किया गया तो उत्पन्न पौधे से 1/4 बौने टीटी निकला यानी छोटा टीटी निकला। अपने प्रयोग के आधार पर मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि जीव में 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण। अर्थात वंशागुणत लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। कैपिटल टी एवं कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, जबकि जो छोटे छोटे टी हुआ पौधे हैं, बौने पौधे हैं। बड़ा टी और छोटा टी पौधे में बड़ा टी प्रभावी लक्षण है और छोटा टी अप्रभावी लक्षण को दर्शाता है। जो यहाँ पे दिखाया गया पीढ़ी दर पीढ़ी F1 पीढ़ी दिखाया गया, छोटा पी दिखाया गया है।
यही लास्ट प्रश्न था, जो प्रश्न खत्म हो गया। अगर अच्छी वीडियो लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हर सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँ। थैंक यू।